Hello students, in a previous video we have studied the various techniques of costing. Now in this video we are discussing about the various types of cost, which is also known as classification of cost. And in this video lecture we have also discussed why this classification is necessary and on what basis this classification is based. So then we have started our video. Cost can be classified or grouped according to their common characteristics, and proper classification of cost is very important for identifying the cost with the cost center and the cost unit. The same costs are classified according to the different ways of costing depending upon the purpose to be achieved and requirement of particular concern. तो इससे हम कह सकते हैं कि जो कॉस्ट है उसको क्लासीफाई करने का मेन पर्पस ये रहा कि हम ये डिफ़ाइन कर सकें कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, डिफरेंट बिजनेस सेक्टर्स में कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट के डिफरेंशिएट होने के कारण हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ा। क्योंकि कई बार क्या होता है, सेम कॉस्ट को अलग अलग ढंग से अगर हम क्लासिफाइड करते हैं तो उसका मीनिंग भी अलग अलग हो जाता है। इसलिए क्लासिफिकेशन जो है कॉस्ट का वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो हम लोग स्टार्ट करने जाते हैं कि किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड एलिमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड एलिमेंट में क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो वी कैन से दैट द कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी: मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड. Material can further be subdivided as a raw material, work in progress and finished goods. Sometimes it can be called as the consumable, store and packing material, etc. This help in finding out the total cost of production and the percentage of material constituted in a total cost. It also help in valuation of work in progress. तो हमारा जो मटेरियल है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया है? मटेरियल हमारा 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है: रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स में। इसी तरह अगर हम देखें तो हमारा जो लेबर है वो भी कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है? डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर में डिवाइड हो रहा है। और अगर हम ओवरहेड की बात करें तो ओवरहेड भी आगे जाके बहुत सारे कई पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। तो अगर हम नेचर और एलिमेंट के बेसिस पर कॉस्ट का क्लासिफिकेशन करें तो हम कह सकते हैं कि मेनली 3 तरीके की कॉस्ट होती है: मटेरियल, लेबर और ओवरहेड से रिलेटेड। देन द नेक्स्ट पार्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस के बेसिस पर हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं अपनी कॉस्ट को। तो वी कैन से दैट द दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इनकर्ड इन अ वेरियस फंक्शन ऑफ एन enterprises, that is such as production, administrative, selling and distribution. And according to this classification, costs are divided into 2 parts: manufacturing and production cost and the commercial cost. Manufacturing cost refers to such type of cost which are directly associated with the cost of production. Means यहाँ पर जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो ऐसी कॉस्ट है जो हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है। और हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट हमको पे करनी पड़ रही है वो कॉस्ट जो होगी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहलाएगी। नेक्स्ट है हमारी कॉमर्शियल कॉस्ट। कॉमर्शियल कॉस्ट क्या होगी? कॉमर्शियल कॉस्ट हमारी कॉस्ट है जो हमारी प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन इनके बिना हम टोटल कॉस्ट की गणना भी नहीं कर सकते हैं। और इसमें कौन कौन सी कॉस्ट आती हैं? तो इसमें आती है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट, एडमिन की कॉस्ट, और आपकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट। तो इसमें ये 2 तरीके की कॉस्ट आ जाती हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आ जाती है आपकी ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, और कॉमर्शियल कॉस्ट में आ जाती है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आ जाती है। नेक्स्ट है हमारा ऑन द चेंजेस इन द एक्टिविटी और वॉल्यूम। ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन एक्टिविटी और वॉल्यूम। ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम एक्टिव वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो वी कैन से दैट द इट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द दिस बेसिस: फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट. तो according to this costs are classified according to their behavior in relation to
change in the level of activity or volume of production. These are fixed cost, variable cost, and the semi-variable cost. And fixed cost are those costs which remain fixed in the total amount with increase or decrease in the volume of output or productivity for a given period of time. तो हम कह सकते हैं यहाँ पर फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होगी जो एक ऐसा अमाउंट डिनोट कर रही होती है जिसका प्रोडक्शन पर या आपके आउटपुट के वॉल्यूम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे वॉल्यूम ज़्यादा हो या कम हो, ये इस कॉस्ट को हमें उतना ही बियर करना पड़ता है। जैसे रेंट, इंश्योरेंस, फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी, ये सब जो होंगी ये आपकी फिक्स कॉस्ट होंगी, क्योंकि इनका प्रोडक्शन के यूनिट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। चाहे यूनिट एक प्रोड्यूस हो, चाहे 10,000 यूनिट प्रोड्यूस हो, प्रोडक्ट की फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। अगर हम इसको एक इकोनॉमिक के ग्राफ की तरफ देखें तो ये हो जाएगी हमारी फिक्स कॉस्ट का ग्राफ। इसी प्रकार अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को देखें तो वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच वैरी इन डायरेक्ट प्रपोर्शन टू द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट. These costs fluctuate in total but remain constant per unit as the productive activity changes, and it includes direct material cost, direct labor cost, power and repairs. तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी क्या हो गई कि जैसे जैसे हमारी यूनिट बढ़ेगी वैसे वैसे जो कॉस्ट भी होगी वो बढ़ती जाएगी। एक यूनिट की कॉस्ट अगर 4 रुपये है तो 100 यूनिट की कॉस्ट जो हो जाएगी वो 400 रुपये हो जाएगी। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी यूनिट बढ़ती जा रही है, आउटपुट बढ़ता जा रहा है, वेरिएबल कॉस्ट भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर जो आपका ग्राफ अगर हम आपको बना के दिखाएं तो जो ग्राफ बन के आएगा वो कैसा बन के आएगा, वो ये आपका होगा वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ। ठीक, जैसे आउटपुट बढ़ रहा है कॉस्ट भी बढ़ती चली जा रही है। फिर आते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट पे कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती हैं। नाम से मालूम पड़ रहा है सेमी, मतलब यहाँ पर कुछ पोर्शन तो फिक्स है और कुछ पोर्शन जो है वो वेरिएबल है। तो ऐसी कॉस्ट को कह सकते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट, और इसका जो परफेक्ट एग्जांपल है वो हो सकता है डेप्रिसिएशन। ठीक, तो ये हो जाएंगे आपकी फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट, और वो किसका बेसिस क्या रहेगा, चेंज इन द एक्टिविटी एंड वॉल्यूम। ठीक, अब देखिए हमारा तीस जो है ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन विद प्रोडक्ट। अब ये क्या है, कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज ए प्रोडक्ट कॉस्ट एंड द पीरियड कॉस्ट, एंड प्रोडक्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर ट्रेसेबल टू द प्रोडक्ट एंड इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री कॉस्ट। दस द प्रोडक्ट कॉस्ट इज ए फुली अ फैक्ट्री कॉस्ट। मतलब वैसे ही बात समझ लीजिए कि ऐसी कॉस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जो आपके प्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेटेड है, फैक्ट्री की में इंक्लूड हो रही है, वो सारी कॉस्ट होगी प्रोडक्ट कॉस्ट। और पीरियड कॉस्ट इंक्लूड such type of cost on the basis of time such as rent and salary, and it includes all selling and administrative costs. These costs can be incurred for a period and not treated as an expensive. तो ये हो गई हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट। ये जो होगी ये आउटपुट से रिलेटेड होगी, और ये जो होगी हमारी हम कह सकते हैं ये एक तरीके की कॉमर्शियल कॉस्ट होगी। ठीक, अब है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ ट्रेसिबिलिटी एंड टू द प्रोडक्ट। इसके बेसिस पे अगर हम देखें तो कॉस्ट किसी तरीके की होंगी, तो कॉस्ट होंगी दो तरीके की, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन सी होंगी, डायरेक्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर इनकर्ड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड कैन बी आइडेंटिफाइड विद अ पर्टिकुलर कॉस्ट center and the cost unit such as material and labor. And indirect cost are those costs which are incurred for the benefit a number of cost center or a cost unit and cannot be conveniently identified with a particular cost center and the cost units such as rent of building, electricity charges, salary of staff etc. तो ये हो गए हमारा डिफरेंशिएशन डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी के हिसाब से कि कौन सी कॉस्ट हम डायरेक्ट ट्रेसेबल कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, और कौन सी कॉस्ट को हम ट्रेस करने में हमें जो है वो दिक्कत आएगी, क्योंकि ऐसी कॉस्ट जो होगी वो ईज़िली आइडेंटिफाइड नहीं हो पाती है। ये था हमारा नेक्स्ट बेसिस। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी।
कॉस्ट कैसे डिफाइंड होगी, तो अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलिटी देखें तो दो तरीके की कॉस्ट हो सकती है, एबनॉर्मल कॉस्ट और नॉर्मल कॉस्ट। देखिए नॉर्मल कॉस्ट क्या होती है, तो नॉर्मल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर नॉर्मली इंकर्ड एट ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो यहाँ पर क्या है, नॉर्मल कॉस्ट वो कॉस्ट हो गई जो नॉर्मल कंडीशन में इनकर्ड करी जाती है, किस पर, आउटपुट को जनरेट करने के लिए। तो ये हो जाएगी नॉर्मल कॉस्ट। और एबनॉर्मल कॉस्ट और दोज कॉस्ट विच आर इनकर्ड इन एबनॉर्मल कंडीशन एंड विच आर नॉट नॉर्मली इनकर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ऐसी कॉस्ट जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की ना हो वो एबनॉर्मल कॉस्ट होगी। और इसका तो एग्जाम्पल कह सकते हैं, तो वो इसका एग्जाम्पल हमारा क्या हो सकता है, तो इसका काम होता है डैमेज ऑफ गुड्स। जो डैमेज है गुड्स का ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो पे करने पड़ रहे हैं हमें इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और इफ़िशेंसी ऑफ वर्कर को बढ़ाने के लिए, वो सारी की सारी जो होंगी वो हमारी एबनॉर्मल कॉस्ट होंगी। तो ये थे हमारे ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलिटी, नॉर्मल कॉस्ट और एबनॉर्मल कॉस्ट। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हम किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कॉस्ट को, तो उसमें पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है हिस्टोरिकल कॉस्ट और दूसरा है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। अब क्या है, इसमें क्या होता है, दिस द कॉस्ट विच आर असर्टेन्ड और रिकॉर्डेड आफ्टर इट हैज़ बीन इनकर्ड इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड दे आर बेस्ड ऑन द रिकॉर्डेड फैक्ट, हैंस दे कैन बी वेरीफाइड एंड आर ऑलवेज सपोर्टेड बाय द एविडेंस। तो ये हो गई हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट, कि ऐसी कॉस्ट जो इनकर्ड करने के बाद ही मालूम पड़ सकते वो कॉस्ट होगी हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट। जैसे कि हमने 10,000 रुपये का मटेरियल परचेज़ किया, जब हम मटेरियल की कॉस्ट पे कर देंगे, 10,000 रुपये पे कर देंगे, तभी हमें मालूम पड़ पाएगा कि एक्चुअल में हमारा कितना एक्सपेंस हुआ। इसे कहेंगे हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट। और प्री डिटरमाइंड कॉस्ट क्या होगी, तो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट आर आल्सो नोन एज एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड एज दे आर व्हेन कंप्यूटेड इन एडवांस ऑफ प्रोडक्शन टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द प्रीवियस पीरियड कॉस्ट एंड द फैक्टर अफेक्टिंग कॉस्ट। तो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट क्या होगी, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट ऐसी होती है जिसको हम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम लोग एडवांस में पे कर देते हैं। और ये जो एडवांस में प्रोडक्शन पर जो भी कॉस्ट इनकर्ड हो रही होती है उसका जो बेस होता है वो होता है हमारे पास्ट पीरियड की कॉस्ट और ऐसे फैक्टर्स जो कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट व्हेन कैलकुलेटेड साइंटिफिकली बिकम अ स्टैंडर्ड कॉस्ट। हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो ऐसी कॉस्ट जो कि प्री डिटरमाइंड होती है और इसका पता लगाने के लिए हमें विभिन्न साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है, ऐसी कॉस्ट को हम लोग प्री डिटरमाइंड कॉस्ट या स्टैंडर्ड कॉस्ट भी कह सकते हैं। और इसका यूज़ बजट बनाने में किया जाता है। साथ साथ इसको जब हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे तो इसी की हेल्प से हम लोग वेरिएंस एनालिसिस को डिटरमाइन करेंगे। और हमारी अब नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के बेसिस पर किस तरीके से हम लोग कॉस्ट को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, क्लासिफाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर हम कह सकते हैं देयर आर कैपिटल एंड द रेवेन्यू एक्सपेंसेस डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द पीरियड फॉर विच it is incurred. The cost which is incurred in purchasing an asset either to earn income or increasing the earning capacity of business is called capital cost. ऐसी कॉस्ट जो एसेट्स के ऊपर खर्चा की जाती है, एसेट के ऊपर इनकर्ड करी जाती है ताकि हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ सके, बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ सके, ऐसी कॉस्ट को कैपिटल कॉस्ट कहा जाता है। और अगर हम रेवेन्यू कॉस्ट की बात करें तो ऐसी कॉस्ट जो रनिंग में होती है या बिजनेस को रन करने में खर्च की जाती है और या एसेट को मेंटेन करने में खर्च की जाती है, ऐसी कॉस्ट को रेवेन्यू कॉस्ट या रेवेन्यू एक्सपेंसेस के नाम से जाना जाता है। जैसे कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल, वेजेस, सैलरी, डेप्रिसिएशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ
कंट्रोलेबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी हम कह सकते हैं कॉस्ट दो तरीके की होगी, या तो कंट्रोलेबल कॉस्ट होगी या नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट होगी। और कंट्रोलेबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो कि स्पेसिफाइड नंबर ऑफ अंडरटेकिंग के द्वारा इन्फ्लुएंस होकर कंट्रोल्ड की जाती है। और नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट होती है अ कॉस्ट विच कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन ऑफ स्पेसिफाइड मेंबर ऑफ अंडरटेकिंग। तो इस तरीके से ये जो है हम लोगों ने पढ़ लिए आज कंट्रोलेबिलिटी वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। इसमें हम लोगों ने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, on the basis of function, on the basis of activity or volume, on the basis of association, traceability of product, on the basis of normality and on the basis of time, on the basis of accounting period and on the basis of controllability। ये थे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। इसके जो PDF होगा वो मैं आपको चैनल के लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा, इससे आप इसकी थ्योरी पढ़ सकते हैं।